Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So on day 21 of AWS series, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और स्टोरेज सर्विस की जिसका नाम है EFS। इसका फुल फॉर्म होता है इलास्टिक फाइल सिस्टम। तो चलिए समझते हैं ये बेसिकली क्या है। तो Amazon EFS स्टैंड्स फॉर इलास्टिक फाइल सिस्टम। जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर किसी भी सर्विस के पहले इलास्टिक वर्ड लग जाए तो मतलब वो सर्विस ऑटोमेटिकली स्केल अप और स्केल डाउन हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस है जो कि हमें AWS प्रोवाइड कराता है। इसको हम लोग आसान शब्दों में ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक शेयर्ड हार्ड ड्राइव है, बट ये क्लाउड पे है, तो इसलिए इसको हम एज अ नेटवर्क ड्राइव की तरह यूज कर सकते हैं। और इस हार्ड ड्राइव को या इस EFS फाइल सिस्टम को हम लोग एक साथ, मतलब सिंगल EFS सर्विस को हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ अटैच कर सकते हैं, बेसिकली माउंट कर सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी कोई एप्लीकेशन है जो हमने करीब 10 सर्वर्स पे डिप्लॉय की है। अब उस एप्लीकेशन को कुछ फाइल्स हैं जो सारे एप्लीकेशन जो सारे 10 सर्वर्स में जो एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, उन 10 सर्वर्स को सेम फाइल्स चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक EFS सर्विस क्रिएट कर सकते हैं और उस EFS को सारे सर्वर्स पे माउंट कर सकते हैं। तो वो एज अ लोकल ड्राइव की तरह ही दिखेगा हम लोगों को। ठीक है, EFS supports network, sorry, Linux only, no native Windows support। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो EFS फाइल सिस्टम होता है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही सपोर्ट करता है आपका, मतलब रेड हैट हो गया, Ubuntu हो गया और जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस है। बट ये विंडोज़ को बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट नहीं करता है, कोई नेटिव सपोर्ट नहीं है। ठीक है, Amazon EFS is designed to be used within your AWS virtual private cloud। तो EFS सर्विस को बेसिकली हम लोग पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग उन्हीं रिसोर्सेज के साथ एक्सेस कर सकते हैं जो हमारे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के पार्ट हैं। फॉर एग्जांपल EC2 इंस्टेंस हमारे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का पार्ट है, तो हम लोग EFS में, सॉरी, EC2 इंस्टेंस पे EFS सर्विस को माउंट कर सकते हैं। अगर हम चाहें इसको एज अ शेयर ड्राइव अपने लोकल सिस्टम से एक्सेस करें तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो भी जो भी एक्सेस होगा EFS फाइल का वो सिर्फ हमारे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर ही होगा। ठीक है, अब इस पे जब हम लोग EFS क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं हम लोगों के पास। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है थ्रूपुट मोड। तो बेसिकली थ्रूपुट मोड इन Amazon EFS इज द रेट एट विच डेटा कैन बी रीड फ्रॉम और रिटन टू योर फाइल सिस्टम मेजर्ड इन मेगाबाइट पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम कोई डेटा अपना किसी भी ड्राइव पे शेप करते हैं या उस वहाँ से फैश करते हैं, तो उस पर एक पर्टिकुलर स्पीड होती है कि किस स्पीड से हमारा डेटा रीड और राइट हो। तो वो उसको बेसिकली बोलते हैं हम लोग थ्रूपुट मोड। तो इस पर हम लोगों के पास ऑप्शंस रहते हैं, मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे वर्स्टिंग थ्रूपुट मोड हो गया, प्रोविजनड हो गया, इलास्टिक थ्रूपुट मोड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हमें 10 मेगाबाइट पर सेकेंड का थ्रूपुट रेट चाहिए, या 20 का, 30 का, 40 का, मतलब जो भी हमारी रिक्वायरमेंट उस अकॉर्डिंग हम लोग थ्रूपुट मोड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो पहला थ्रूपुट मोड है वो है वर्स्टिंग थ्रूपुट मोड, जो कि डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे क्या होता है, जो थ्रूपुट मोड स्केल्स ऑटोमेटिकली विद द अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर्ड। मतलब जो आप डेटा जैसे स्टोर करते हैं तो ऑटोमेटिक जो थ्रूपुट मोड होता है, थ्रूपुट रेट होता है, वो ऑटोमेटिकली स्केल अप और डाउन हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आइडियल है इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट वर्कलोड दैट डोंट ऑलवेज नीड हाई परफॉर्मेंस। मतलब अगर आपको पता है कि आप जो डेटा स्टोर कर रही हैं EFS फाइल पे, उसको हमेशा हम लोगों को हाई परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, मतलब उसको जो रीड एंड राइट ऑपरेशन है वो अगर कभी स्लो भी हो जाए तो भी चलेगा। तो उस केस में हम लोग वर्स्टिंग थ्रूपुट मोड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा मोड है प्रोविजनड थ्रूपुट मोड। यहाँ पे हम लोग मैनुअली स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितना थ्रूपुट मोड, सॉरी, कितना थ्रूपुट रेट हमें चाहिए हमारे डेटा के ऑपरेशन के लिए, मतलब रीड और राइट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं 5 मेगाबाइट पर सेकेंड, 10 मेगाबाइट पर सेकेंड, 20 मेगाबाइट पर सेकेंड्स। बट बर्स्टिंग मोड पे हम लोग ये मैनुअली सेटअप नहीं कर सकते हैं। जो प्रोविजन थ्रूपुट मोड होता है ये परफेक्ट होता है उन एप्लीकेशंस के लिए जिनको कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फिर अगला मोड हो गया इलास्टिक थ्रूपुट मोड।
यूज दिस मोड फॉर वर्कलोड विथ अनप्रिडिक्टेबल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, मतलब हमें नहीं पता कि हम कितना फ्रिक्वेंट अपनी फाइल्स को रीड एंड राइट ऑपरेशन करेंगे ईएफएस फाइल सिस्टम पे, तो उस केस में हम लोग इलास्टिक थ्रूपुट मोड को यूज़ कर सकते हैं। विथ इलास्टिक थ्रूपुट मोड परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली स्केल्स विथ योर वर्कलोड एक्टिविटी, मतलब जैसे जैसे हम लोग उस ईएफएस फाइल सिस्टम पे अपना डेटा रीड और राइट ऑपरेशंस करेंगे, उस अकॉर्डिंग हमारा जो थ्रूपुट रेट है वो ऑटोमेटिकली स्केल होता चला जाएगा। बट यहाँ पे हमें कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। यू ओनली पे फॉर द थ्रूपुट यू यूज़, मतलब जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है उस फाइल सिस्टम पे पर मंथ, उस अकॉर्डिंग हम लोगों को उसका चार्जेस भी पे करना होता है, ठीक है। फिर अगर बात करें लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की, तो बेसिकली लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है कॉस्ट को सेव करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोई ईएफएस फाइल सिस्टम क्रिएट किया, जो भी उसमें हम लोगों ने डेटा स्टोर किया, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास में यूज़ किया। अब हम लोग उस डेटा को उतना फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग अननेसेसरी उस स्टोरेज का कॉस्ट पे कर रहे हैं, उस स्टोरेज क्लास का कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या करता है, इसमें कई सारे ऑप्शंस रहते हैं, हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन में देखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे डेटा को इनफ्रिक्वेंट एक्सेस टीयर्स में मूव कर देता है, जिससे हमारी कॉस्ट सेव हो जाती है। अब यहाँ पे यूज़ केस देख लेते हैं अमेजोन ईएफएस के लिए। तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी वेब होस्टिंग के लिए, बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों को प्रोसेस करना होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सेट मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ, तो उस केस में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मीडिया वर्क फ्लोज में यूज़ कर सकते हैं, बैकअप और रिस्टोर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे यूज़ केसेस हो गए जहाँ पे हम लोग अपने अमेजोन ईएफएस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। अब ये कमांड्स हो गए बेसिकली जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं जब हम लोग अपने EC2 इंस्टेंस पे EFS को माउंट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने AWS कंसोल पे, और मैं इस स्लाइड्स को बेसिकली ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया EFS हम लोग क्रिएट कर सकते हैं सिर्फ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास आई थिंक ऑलरेडी एक कस्टम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है जिसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो मैं वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार। तो हमारे पास एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है डेमो VPC, तो इस पर हम लोग एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने EC2 इंस्टेंस पे, और यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर लेते हैं। एक और चीज़ जो EFS फाइल सिस्टम होता है वो बेसिकली यूज़ करता है नेटवर्क फाइल सर्विस प्रोटोकॉल, NFS प्रोटोकॉल। उसका एक पोर्ट होता है 2049, उस पोर्ट को हम लोगों को अलाउ करना होता है अपने सिक्योरिटी ग्रुप में, तभी हम लोग बेसिकली अपना EFS फाइल सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं डेमो EC2। AMI हम लोग U12 सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे इंस्टेंस टाइप भी हम लोग फ्री टियर का सिलेक्ट यूज़ करेंगे। तो इसको फ्री टियर ऑलरेडी आ गया है। अब यहाँ पे की पेयर पे हम लोग अपना एग्जिस्टिंग की पेयर यूज़ कर लेते हैं जो कि है टेस्ट की 11, और नेटवर्क सेटिंग्स पे हम लोगों को चेंज करना होगा अपना VPC जो कि है डेमो VPC। और हमारे पास ऑलरेडी एक ही सबनेट है तो इसने ऑटोमेटिकली ले लिया। ऑटो असाइन पब्लिक IP एड्रेस हम लोग इसको इनेबल कर लेते हैं, और यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल डेमो SGW। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया हम लोगों को NFS पोर्ट अलाउ करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं TCP, यहाँ पे सर्च करते हैं NFS पोर्ट, तो ऑटोमेटिकली आ गया 2049। यहाँ पे सोर्स टाइप हम लोग एनीवेयर डाल देते हैं क्योंकि जस्ट ए डेमोन्स्ट्रेशन है, और इस EC2 इंस्टेंस को हम लोग लॉन्च कर देते हैं। अब हमें अगली चीज़ क्या करना है, हमें EFS फाइल सिस्टम क्रिएट करना है जिसको फिर हम लोग अटैच करेंगे अपने इस EC2 इंस्टेंस से, ठीक है। तो हम इस EC2 इंस्टेंस पर चलते हैं। अभी ये स्टेटस इसका इनिशियलाइजिंग है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो जब तक हम लोग चलते हैं अपने EFS पे, इलास्टिक फाइल सिस्टम पे, हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे करते हैं क्रिएट फाइल सिस्टम। अब यहाँ पे नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल डेमो EFS,
अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे सिंपली वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड अपना जो है डेमो वीपीसी को सिलेक्ट करो और क्रिएट फाइल सिस्टम कर दो विथ ऑल दिस डिफॉल्ट सेटिंग जो कि रिकमेंडेड सेटिंग्स है। अगर आपको इसको और कस्टमाइज़ करना है तो आप यहाँ पे जाएँ कस्टमाइज़ पे, और फिर यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है, रीजनल और वन जोन। इसका मतलब रीजनल में आपके पास मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन मिल जाएंगे आपके डेटा के लिए, वन जोन में आपको सिंगल अवेलेबिलिटी जोन मिलेगा। ठीक है, फिर ऑटोमेटिक बैकअप अगर आप लोगों को चाहिए अपने ईएफएस फाइल सिस्टम को तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं, बट हमारे केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर यहाँ पे है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो पहला है ट्रांजिशन इनटू अ इनफ्रीक्वेंट एक्सेस टियर, transition file to IA based on the time since they were last accessed in a standard storage classes। तो by default हम लोग जो EFS क्रिएट करते हैं वो स्टैंडर्ड स्टोरेज क्लास में क्रिएट होता है। अब उस स्टोरेज क्लास में हमारे पास सपोज बहुत सारी फाइल्स हैं जो हम लोगों ने लास्ट 30 डेज से एक्सेस नहीं किए हैं, तो उस केस में अगर हम लोग इस रूल को क्रिएट कर देंगे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट वाले एक्शन को, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो फाइल्स हमारी इनफ्रीक्वेंट एक्सेस टियर में चली जाएंगी। तो उससे क्या है, जो हमारी कॉस्ट है वो सेव हो जाएगी। सेम यहाँ पे ट्रांजेक्शन इनटू आर्काइव टियर, ट्रांजेक्शन इनटू स्टैंडर्ड टियर। तो ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हम लोगों को हमेशा कॉन्फ़िगर करना होता है अपने जब भी हम लोग EFS फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं, तो उससे क्या है कि जो हमारी कॉस्ट है वो सेव हो जाती है। ठीक है, फिर है यहाँ पे परफॉर्मेंस सेटिंग्स जो कि थ्रोपुट मोड। तो हमारे पास इनहेंस्ड है, बर्स्टिंग है, एंड फिर इलास्टिक है, प्रोविजन है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे, अगर हम लोगों को मैनुअली डिफाइन करना है कितना मेगाबाइट पर सेकेंड रेट चाहिए तो हम लोग प्रोविजन यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम रेंज है जो वो है 1 to 1024 मेगाबाइट पर सेकेंड। ठीक है, वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। हम लोग अभी चलते हैं इलास्टिक पे जो कि रिकमेंडेड भी है। फिर एडिशनल सेटिंग्स भी हैं, तो इसको डिफ़ॉल्ट करके हम लोग अपना EFS फाइल सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे अपना VPC सिलेक्ट करते हैं जो कि डेमो VPC है। सबनेट IP एड्रेस यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे जो हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है, और इसको डिफ़ॉल्ट वाले को अनचेक कर देते हैं और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे पॉलिसीज़ हैं कि प्रिवेंट रूट एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट, इन्फोर्स रीड ओनली एक्सेस डिफ़ॉल्ट। तो ये सारी पॉलिसीज़ ऑप्शनल है बेसिकली, तो मैं इसको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। इसको हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पे जाके अपने फाइल सिस्टम को क्रिएट कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आई थिंक क्रिएट होने में। ओके, स्टेटस अवेलेबल हो गया, मतलब क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस फाइल सिस्टम को अटैच करना है अपने EC2 इंस्टेंस से। ठीक है, तो मैं एक दूसरा कंसोल खोल लेता हूँ, दूसरी विंडो ओपन कर लेता हूँ। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे। लेट मी गो टू व्यू डिटेल्स। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अटैच का, तो यहाँ पे अटैच करने के लिए माउंट वाया DNS नेम और माउंट वाया IP एड्रेस, इसके अकॉर्डिंग आप माउंट कर सकते हैं। मतलब आपको अगर DNS नेम यूज़ करना है या IP एड्रेस के थ्रू माउंट करना है तो आपकी चॉइस है। अब इसके पहले हम लोगों को लेकिन क्या करना होगा, हम लोग अपने EC2 पे चलते हैं, स्लाइड्स पे चलते हैं। हम लोगों को NFS क्लाइंट पैकेज इंस्टॉल करने होंगे अपने EC2 इंस्टेंस पे, तभी जाके हम लोग माउंट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम अपने EC2 इंस्टेंस को लॉगिन कनेक्ट करते हैं पहले। और इसको कनेक्ट किया और हम लोग कर लेते हैं EC2 इंस्टेंस कनेक्ट। हम लोग ब्राउज़र पे इसको एक्सेस कर लेंगे। इसको कनेक्ट किया। और सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, NFS क्लाइंट पैकेज इंस्टॉल करना है। तो उसके पहले हम अपना पैकेज इंडेक्स अपडेट कर लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम नहीं लेगा वैसे, जल्दी हो जाएगा। दूसरा कमांड कॉपी कर लेते हैं। ये कमांड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, अगर आपको हैंड्स ऑन करना है तो आप कर सकते हो। इसको कॉपी किया, ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। दूसरा कमांड रन करते हैं जो कि है NFS क्लाइंट को इंस्टॉल करने का। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने NFS क्लाइंट इंस्टॉल कर लिया। अब वापस से अपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं।
अब पहले हम लोग देखेंगे अभी हमारे पास कौन कौन से माउंट पॉइंट हैं। तो हम लोग इसके लिए df-h कमांड का यूज करेंगे। तो अभी देख सकते हो ये फाइल सिस्टम्स हैं जो कि हमारे माउंट हैं इन पर्टिकुलर लिस्ट डायरेक्टरीज पे या फोल्डर्स पे बेसिकली। तो इसके लिए हमें भी एक नया माउंट पॉइंट क्रिएट करना होगा जहाँ पे हम अपने EFS फाइल सिस्टम को माउंट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए लेट मी कॉपी द कमांड। तो हम लोग जो क्रिएट करने वाले माउंट पॉइंट डायरेक्टरी उसका नाम होगा EFS। उसकी जो लोकेशन होगी /home/u12 EFS। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट किया। तो हम लोग बेसिकली नई डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे pwd करूँगा तो हम अभी हैं लोकेशन पे home/u12, और अगर यहाँ पे हम ls करेंगे तो EFS जो है हमारा माउंट पॉइंट क्रिएट हो गया। अभी हम लोगों ने माउंट नहीं किया है, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं। अब चलते हैं अपने इस EFS फाइल सिस्टम पे यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो हम लोग DNS नेम का यूज़ कर सकते हैं। इस कमांड को हम लोगों ने कॉपी किया, इसको पहले हम लोग नोटपैड पे ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि हमें इस कमांड्स को मॉडिफाई करना होगा, मतलब एक्यूरेट पाथ डालना होगा बेसिकली। तो मैं ओपन करता हूँ अपना नोटपैड। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली इस कमांड को कॉपी कर लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे पाथ चेंज करना है। तो जो हमारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो है pwd। तो इस पाथ को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और वापस नोटपैड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलो मैनुअली डाल देते हैं /home/u12/EFS। अब इस कमांड को हम लोग रन कर देते हैं। फेल टू रिजॉल्व अ सर्वर नेम नॉट फाउंड। ओके, DNS नेम से रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग लेट मी कॉपी द माउंट वाया IP एड्रेस। इसको कॉपी कर लेते हैं, वापस अपने नोटपैड पे चलते हैं और इसको बेसिकली रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। लेट्स ट्राई नाउ। तो अब देखते हैं df-h से। तो आप देख सकते हो EFS हमारा माउंट पॉइंट क्रिएट हो गया, जो है पब्लिक लोकल IP एड्रेस देखेंगे अगर हम 10.0.1.127, ये हमारी EFS का है। और ये डायरेक्टरी हो गई home/home/u12/EFS। अब यहाँ पे हम लोग कोई भी अपनी फाइल्स जो भी क्रिएट करनी है वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं CD EFS के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ nano, लेट्स गिव अ नेम demo.txt। यहाँ पे डाल दें दिस इज डेमो फाइल। इसको सेव कर लेते हैं। सॉरी, एरर परमिशन डिनाइड। ओके, तो हम लोगों को पहले परमिशन देनी होगी तब जाके हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। लेट मी क्लोज दिस। तो let me come out from here, let me give sudo chmod, let me give full permission to EFS directory। अब फिर से ट्राई करते हैं फाइल क्रिएट करने का, nano/EFS/ this is a demo file, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ओके, तो बस पहले हम एक्चुअली फाइल क्रिएट करना हो क्योंकि नैनो एक एडिटर है जिससे हम लोग फाइल एडिट करते हैं। माई बैड। तो इसके लिए लेट मी चेक द कमांड क्विकली। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे टच कमांड का, touch demo.txt, touch। अब इसको ls करेंगे,
सॉरी आप लोगों ने ए एफ एस के बाहर क्रिएट कर लिए, इसको वापस करेंगे, लेट मी रन द कमांड अगेन। तो अब हमारे पास फाइल होगी जो कि ए एफ एस फाइल सिस्टम के अंदर आ गई। अब इस फाइल को अगर हमें मल्टीपल कंप्यूटर्स में यूज़ करना हो तो हम सिमिलर सेम वे में अपने ई एफ एस को मल्टीपल सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं और जो भी फाइल्स होंगी बेसिकली उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ई एफ एस हमारा एक क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस है जिसको हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं सेम फाइल सिस्टम को। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय।